प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। वर्तमान में सूक्ष्म ज्योतिष के अधीन जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है विवाह काल के समय युवक तथा युवतियों के गुण मिल जाने के उपरांत आगे जो महत्वपूर्ण इकाइयाँ हमें अवश्य मिलानी चाहिए उनके ऊपर हमारा डिस्कशन जारी है। उस डिस्कशन के अधीन हमने सम्मुख लिखे इकाइयों में से कुछ के ऊपर डिस्कशन कर लिया है और आज उससे आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि गुण मिल जाने के उपरांत आगे बढ़ें। केवल गुणों के आधार पर ही बच्चों की विवाह तय ना करें। आगे फिर संकट जो आएंगे और सामान्यतः आते देखे जाते हैं, अच्छा हो वो अवॉइड हो जाए, क्योंकि विवाह के लिए आवश्यक सभी इकाइयाँ यदि हम विवाह पूर्व ही डिस्कस कर लेंगे, उनके विषय में ज्ञान ले लेंगे, तो आने वाली परेशानियों से काफ़ी स्तर तक संकट मुक्ति मिल जाने की निरंतर संभावना रहेगी। सम्मुख एक कुंडली है। ये लड़की की कुंडली है। मैंने इसका डिटेल नहीं दिया है क्योंकि जब मुझे दिखाने के लिए आए थे ये लोग एक कुंडली को, तो मैंने उनसे अनुमति नहीं ली थी, इसलिए मैं इसका पूर्ण डिटेल नहीं दे रहा हूँ। बस इतना संकेत है कि एक लड़की की कुंडली है और कारण क्योंकि वो लड़की की अभी विवाह नहीं हो पा रहा है। इस विषय में मुझसे कुछ डिस्कस करने के लिए इसके गार्जियन अपनी कुंडली या अपनी लड़की की कुंडली को विजुअलाइज कराने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए मेरे पास आए थे। तो मैं मात्र उनकी लग्न कुंडली को यहाँ प्रस्तुत करके सीरियल में लिखे सम्मुख इकाइयों को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था 3 नंबर तक। आगे हम चलेंगे 4थे नंबर पर कि लड़की में विषकन्या योग या लड़के में चरित्रहीनता योग तो नहीं है। विषकन्या योग पर पहले बात करते हैं। यदि किसी लड़की की कुंडली में शुक्र बली है, सप्तम भाव में है, पीड़ित है, गुरु बलकारी ज़्यादा नहीं है, अर्थात उसको साध्य करने की स्थिति में गुरु नहीं है, तब वहाँ कुछ मन चलायमान स्थिति बन जाती है। वस्तुतः विषकन्या योग को आकलित करने के लिए हम कुंडली के सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम के कारक का अध्ययन करते हैं। फिर भाग्येश का अध्ययन करते हैं, फिर लग्नेश का अध्ययन करते हैं और फिर इस बात पर जाते हैं कि सप्तम भाव पर और सप्तमेश पर किसी पापी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, अर्थात पीड़ा तो नहीं है। ये 5-6 बातें हम देखते हैं। तो विषकन्या योग के लिए सर्वप्रथम हम देखेंगे सप्तम भाव। देखिए सम्मुख कुंडली में जो धनु लग्न की कुंडली है, मंगल विराजमान है, अतः
मंगल अपनी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में डालता है, शुक्र के भाव पर डालता है। मंगल शरीर है, शुक्र जनन अंग है। शरीर की जनन अंगों पर प्रबल दृष्टि। अब सप्तमेश को किसी अन्य से पीड़ा देखिए और सप्तम को, सप्तम भाव में दूसरे भाव में बैठे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्योंकि बुध की षष्टम दृष्टि नहीं होती, केतु की भी षष्टम दृष्टि नहीं होती, वहां से ये षष्टम पड़ता है ये भाव। आगे यहाँ से आगे राहु, ये तृतीय भाव में है और राहु की 3 दृष्टियाँ होती, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5। राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, अतः शुक्र पीड़ित है, विकृत है। सप्तम भाव में भी राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए सप्तम भाव भी पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है। 2 इकाइयां पीड़ित हो गई। और आगे यहां कोई ग्रह नहीं, यहां कोई ग्रह नहीं। सूर्य की कोई विशेष दृष्टि नहीं होती, सिर्फ सीधी दृष्टि होती है, और सीधी दृष्टि चूँकि सभी ग्रहों में होती है और सीधी दृष्टि को हम सप्तम दृष्टि कहते हैं, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि शुक्र पर नहीं पड़ती, वो सिर्फ यहाँ पड़ती है जाकर। सूर्य की दृष्टि शुक्र पर नहीं है। ये भाव 7वां, यहाँ बुध की राशि है मिथुन, और बुध शुक्र का मित्र है, दोनों सौम्य ग्रह हैं। अर्थात यहां शुक्र पूरी तरह फलने फूलने की स्थिति में है। चंद्रमा वो उसकी अपनी कोई यहां दृष्टि नहीं है, सीधी 7वीं दृष्टि है। केतु की यहाँ पर कोई दृष्टि नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी 5, 7, 9 3 ही दृष्टियाँ होती हैं। इस प्रकार से सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, और शुक्र पर भी ये दोनों ही दृष्टियाँ हैं। तो शुक्र पूरी तरह, ये शरीर का प्रभाव शुक्र पर हो गया, ये राहु से पीड़ित हो गया शुक्र। और सप्तम भाव में शुक्र व्यक्ति को विपरीत लिंगी के प्रति पूर्णतः आकर्षित बना देता है। अतः इस स्थिति में राहु शुक्र पर दृष्टि डालता है, उसे विकृत करता है, और यहाँ बैठा हुआ शुक्र स्वभावतः ही विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित रहता है। हर समय उसके दिमाग में विपरीत लिंगी के प्रति शारीरिक संबंध बनाने की जो जागृति है, विकृत जागृति, वो निर्भय होकर के एक्टिव रहती है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे शुक्र विकृत हो गया, और साथ में सप्तमेश भी विकृत हो गया, बुध केतु के साथ है। नहीं, गलत हो गया, मैं इसको इरेज करता हूँ, सॉरी, ये गलत हो गया। राहु की पंचम दृष्टि के साथ है, तो सप्तम भाव और सप्तम शुक्र दोनों विकृत हो गए। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा अष्टम भाव में है, इस पर किसकी दृष्टि पड़ती है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी अगर विकृत हो जाता है तो पूर्णतः विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण योग बन जाएगा। यहाँ से चले मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ से 7, 8, मंगल की 8वीं दृष्टि में चंद्रमा है। शरीर से मन पीड़ित है, चंद्रमा मन, मंगल शरीर,
अतः शरीर का प्रभाव मन पर पड़ रहा है। चंद्रमा पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। बुध से पीड़ा नहीं है, क्योंकि बुध सौम्य ग्रह है और चंद्रमा पर बुध की दृष्टि है। वो चंद्रमा को बल ही देता है शुभ होने के कारण, क्षतिकारक नहीं है, क्योंकि बुध में इतना बल नहीं है कि उसको चंद्रमा को अधिक पीड़ा दे पाए। सौम्य ग्रह है, क्षण भर में अपना स्वभाव बदलता है बुध। राहु की पंचम दृष्टि तक होती है, छठी होती नहीं है, इसलिए राहु की दृष्टि में चंद्रमा नहीं है। फिर सूर्य की तीसरी दृष्टि नहीं होती, उससे चंद्रमा अप्रभावित है। आगे केतु की यहाँ आगे चलेंगे तो 12वीं स्थिति पड़ती है यहाँ आकर के चंद्रमा पर। केतु से चंद्रमा पीड़ित नहीं है, गुरु से भी नहीं है, मंगल से है। इस प्रकार से चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि शरीर का प्रभाव मन पर शरीर को विकृत करता है। इस स्थिति में दो चीज़ें विकृत हो गई, शुक्र विकृत, सप्तम भाव विकृत, चंद्रमा विकृत। तो अब देखेंगे भाग्य भाव। भाग्य भाव पर केतु है। या तो हम यूं कहें केतु से पीड़ित है, या हम कहें राहु की दृष्टि से पीड़ित है ये भाव, क्योंकि दोनों एक साथ पीड़ा नहीं देते। मुख्यतः प्रभाव तो राहु का है, लेकिन लोकरीति में कुछ लोग केतु का भी प्रभाव मानते हैं। दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। जहाँ राहु बली होगा, राहु क्षतिकारक होगा, वहाँ केतु क्षतिकारक नहीं होगा। और जहाँ राहु कमजोर होगा, वहाँ केतु क्षतिकारक होगा। वस्तुतः ऐसी स्थिति बनती है, परंतु मेरे मतानुसार क्षतिकारक केवल राहु है। केतु का अस्तित्व क्षतिकारक नहीं बनता, क्योंकि केतु सर्प की टेल है। टेल में ना इंजेक्ट करने की शक्ति होती, ना टेल में किसी को क्षति पहुंचाने की क्षति होती, सिर्फ मुंह में है, क्योंकि वो सर्प है राहु, और सर्प का मुंह राहु है। इस प्रकार से शुक्र सप्तम पूरी तरह विकृत है, मन भी विकृत है। लगन में क्रोध है, शरीर भारी है लगन पर। इस कारण इस व्यक्ति का, चूंकि लड़की की कुंडली है, इस लड़की का मन चलायमान है, चलायमान बनता है। भाग्य भी उसे साथ नहीं दे रहा, कि अगर भाग्य में उत्तम ग्रह हो तो भाग्य उसका साथ देता है, इसलिए शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं बनता है ऐसी स्थिति में। लिहाजा इस कुंडली में विष कन्या योग है। जब भी सप्तम भाव में शुक्र होगा और उस पर सीधी किसी पापी की दृष्टि पड़ेगी, उसमें राहु और शनि विशेष हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा गुण विकसित हो जाता है। अवगुण तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो व्यक्ति जाने, किसी इकाई को अवगुण कहे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि या तो विषकन्या बने या घर गर्भवास करे, ज्योतिष ऐसा कहती है। अतः ये विषकन्या योग की कुंडली हो गई। स्पष्ट हुआ। आगे अगला लड़के में चरित्रहीनता योग। जब मैं लड़के की कुंडली बनाऊंगा तो उसमें लड़के के लिए स्पष्ट करूंगा ये लड़की की कुंडली है। इसमें उस साक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आगे दोनों में से किसी में अपराध करने का गुण तो नहीं। अपराधी प्रवृत्ति होने के लिए सर्वप्रथम लग्न और लग्नेश का विकृत होना, फिर चंद्रमा का विकृत होना,
और पंचम भाव और बुध का विकसित होना, वो विकृत होना, ये बातें देखी जाती हैं। क्योंकि लग्न तो शरीर है, प्राण है, सिर है, पंचम भाव बुद्धि है, चिंतन है, और भाग्य भाव उसकी क्या किस्मत प्रभु ने लिख कर भेजी है, उत्तम है, अनुत्तम है, काम चलाने लायक है, ये बिल्कुल नील है। तो इसी कुंडली में हम ये देखेंगे कि अपराध करने की प्रवृत्ति है या नहीं। इसमें लग्न पर मंगल है, अतिरिक्त जोश उत्पन्न होने की स्थिति है। किस प्रकार का जोश उत्पन्न होने की स्थिति है, किस कैटेगरी का, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन गुण अधिक डेवलप्ड है और कौन भाव अधिक मंगल के प्रभाव में है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल पर किसकी दृष्टि हम ये देखें, केवल चंद्रमा की दृष्टि है। यहां से चंद्रमा की दृष्टि है, यहां से केतु की भी पंचम दृष्टि है मंगल पर। 1 2 3 4 5, अर्थात मंगल विकृत है। केतु काटने वाला ग्रह है, मंगल भी काटने वाला ग्रह है, सर्जरी कारक ग्रह है। केतु की दृष्टि पड़ने से मंगल को सर्जरी अर्थात काटपीट करने, मारपीट करने का बल मिल गया। तो लग्न भाव पीड़ा के संबंध में आ गया, शरीर और बुद्धि उसकी पीड़ा के संबंध में आ गई। अब उसके मन की विकृति किसी भी कर्म को करने के लिए आवश्यक है। मन और चिंतन पंचम भाव, और केवल मन चंद्रमा। पंचम भाव को देखें, पंचम भाव पर 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि नहीं है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है। इसके बाद बुध की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि नहीं बनती है, राहु की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं 9वीं। इस पर सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य से ये 12वें हैं। शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ती, शुक्र की केवल 7वीं होती है। चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ती, वहाँ सिर्फ उसकी 7वीं होती है। केतु की दृष्टि नहीं पड़ती, क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि तो होती है, लेकिन वो पंचम भाव पे आए राहु यहाँ अधिक हानिकारक है, तो केतु कोई खास हानिकारक नहीं बनता, क्योंकि दोनों एक साथ हानिकारक नहीं होते। इसलिए पंचम भाव पूर्णतः शुद्ध तो नहीं कहा जा सकता, केतु की दृष्टि तो है, लेकिन माइल्ड है, उसका प्रभाव माइल्ड है। पंचम भाव लगभग ठीक हुआ। फिर चंद्रमा, बुध की दृष्टि है इस पर, 7वीं, और मंगल की 8वीं दृष्टि। तो मन पर मंगल का क्रोधी प्रभाव है, चंद्रमा पर क्रोधी प्रभाव है। इस स्थिति में उसमें अतिरिक्त बल नहीं है उसके चिंतन में, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित तो नहीं है। कर्म भाव गुरु, वहाँ से गुरु से कर्म भाव साध्य है, उत्तम ग्रह है। इस प्रकार इसमें न इसका कर्म पीड़ित है, साध्य है, न प्राण बहुत ज़्यादा पीड़ित प्राण नहीं है, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है। उसके बाद पंचम भाव, वो भी लगभग शुद्ध है, और बुद्धि का कारक बुध, उस पर चंद्रमा की दृष्टि है और किसी पापी की दृष्टि नहीं है। अतः ऐसी इकाइयाँ नहीं बनती जो ये कोई अनहित का कार्य, क्षति पहुँचाने का कार्य करें। अतः इस लड़की में
ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि ये किसी की हत्या करे, किसी को चाकू छुरी मारे। इस प्रकार से हम कुंडलियों में लड़के तथा लड़की के विषय में इस पॉइंट के विषय में, अपराध के विषय में जानकारी ले पाते हैं। आज यहीं तक का अध्ययन पूर्ण हुआ और ये क्लियर किया लड़की की कुंडली में किस प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति को आकलित किया जाता है। अब अगले पाठ में मैं चलूँगा लड़के की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए कि लड़के की प्रवृत्ति को असाध्य या अपराधी होने के लिए कौन कौन सी इकाइयाँ महत्वपूर्ण होगी, तभी वो इस क्षण में प्रवेश कर पाएगा। आज का पाठ पूर्ण हुआ। प्रणाम।